जिंदा सिखों के गले में टायर फंसाकर उसमें टायर डालकर आग लगा दी गई। वो दंगे नहीं थे, वो कत्लेआम था। पूरा इंसानियत और देश को शर्मसार करने वाला था। वो 9 तारीख से कुछ कत्लेआम कुछ हल्का होना शुरू हुआ था। दंगों में तो दोनों पक्ष जो हैं वो लड़ते हैं, इसमें तो ये तो वन साइडेड था। आरएसएस, बीजेपी जो आरएसएस का संगठन है, उसने क्या किया जरा वो सुन लीजिए। जिस कत्लेआम में भी लोगों को मारने के बाद जलाया जाता है, उसके तार कहीं हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये? यानी ये जलाकर मारना जो है, ये एक खास ट्रेडमार्क है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आप फ्रेम से समझ गए होंगे कि आज हम फिर इतिहास के पन्नों से कुछ सच आपको बताने जा रहे हैं। और इस बार बात होगी 1984 के दंगों की। जी हाँ, 41 साल हो गए हैं, अभी भी इंसाफ के लिए लोग भटक रहे हैं। इसकी क्या कहानी है, क्या इतिहास है, कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है, क्या है, सब कुछ इसको समझाने के लिए हमारे साथ फिर से शमशुल इस्लाम साहब हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। 41 साल हो गए सर। मैं छोटा था, मुझे वो जहन में अभी भी वो तस्वीरें याद आती हैं। फिर उसके बाद मेरे साथ के जो सिख दोस्त थे, वो शलवार सूट और ये सब पहनकर कितने वक्त तक वो रहे हैं। बड़ा दर्दनाक है, आज भी वो हो जाता है। लेकिन अभी भी सर 41 साल के बाद भटक रहा है इंसाफ सर। जी नहीं, बहुत यानी पूरा इंसानियत और देश को शर्मसार करने वाला था वो जो हुआ। और आज आज जो 9 तारीख है, 9 तारीख से कुछ कत्लेआम कुछ हल्का होना शुरू हुआ था। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आपने जो कहा दंगे, वो दंगे नहीं थे, वो कत्लेआम था। दंगों में तो दोनों फरीक जो हैं, दोनों पक्ष जो हैं वो लड़ते हैं। इसमें तो ये तो वन साइडेड था, वन साइडेड था। और यानी क्या क्या हुआ था उसमें, हमने क्या देखा और क्या सब कुछ हुआ था, वो तो मतलब महीनों लग जाएंगे अगर उसकी हम दास्तान बयान करने लगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली शहर के अंदर जिंदा सिखों के गले में टायर फंसाकर उसमें टायर डालकर आग लगा दी गई। और 12-14 घंटे जब वो एक इंसान जलता रहा, चिल्लाता रहा, तो उसको लोग चारों तरफ बैठकर जैसे कोई वो डांस देख रहे हो या कैबरे देख रहे हो, इस तरह के हालात थे इस शहर का। और ये शहर उसके बाद मर गया। यानी आप ये देखेंगे आज जो तमाम दिल्ली शहर की जो हालत है, उसका जो मोरालिटी, उसकी इंसानियत सारी मर चुकी है। वो 84 का कत्लेआम उसका उसका ज़िम्मेदार है। तो 41 साल हो गए और क्या क्या कहा जाए। और 41 साल के बाद अभी हमको जो जो कत्ल करने वाले थे, बड़े तादाद में रेप हुए थे, जलाए गए थे, लोग जलाए गए थे, लोगों की दुकानें लाइन लगाकर लूटी गई थी। मैं मॉडल टाउन में रहता था और मेरा भाई इंग्लैंड में रहते थे, बड़े भाई। उन्होंने बीबीसी पर उन्होंने देखा कि क्योंकि भाई यहाँ आते थे, तो विजयनगर के अंदर, विजयनगर की बाहर जो मार्केट है, बल्कि उसको अब कैंप की मार्केट कहते हैं, अब गुरु तेग बहादुर नगर हो गया है, तो उसमें पुलिस वाले लाइन लगवाकर एक कपड़े की सरदार जी की दुकान को लाइन लगवाकर उठवा रहे थे कि एक एक थान लेना है, जाओ, तुम्हारे आपस के झगड़ों के अंदर तुम लूट नहीं पाते हो सही तरीके से। शक्ति नगर के इसी तरह की वाकयात हैं कि लाइन लगवाकर, पुलिस वाले हैं नहीं तो गुंडे जो हैं वो लाइन लगवाकर कि उठाओ आराम से एक। और ये इसका मतलब है कोई ना कोई बड़ी बहुत ऑर्गेनाइज्ड शक्ति कोई इनके पीछे काम कर रही थी। तो ये सब हुआ था। मेरे कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। वो किस तरह से उनको आप समझ लीजिए, किसी सिख के बाल काटना, उनकी दाढ़ी काटना, कैसे उनको सत्यवती जो यहाँ पर था, तिमारपुर में था, उनको कैसे काट के कैसे निकाला, कैसे पहुँचाया। तो ये सब जो है आज भी लरस जाते हैं और शर्मिंदगी के अलावा कुछ हाथ लगता नहीं। तो ये 41 साल के बाद
मैं लगभग पिछले 30 साल से हर इस कत्लेआम की बरसी पर एक ही डॉक्यूमेंट रिलीज़ करता हूँ। वो डॉक्यूमेंट रिलीज़ करता हूँ मैं, ये नाना देशमुख की एक दस्तावेज़ रिलीज़ करता हूँ जो अभी बताऊँगा इसका डिटेल्स। ये जॉर्ज फर्नांडिस ने सिखों के कत्लेआम को जायज़ ठहराते हुए नाना देशमुख ने डॉक्यूमेंट 8 तारीख को सबको बांटा था, पॉलिटिकल लोगों को और इनको। तो उसको जॉर्ज फर्नांडिस जी ने, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने इसको अपनी अखबार प्रतिपक्ष में छापा था। इस पर हम इस पूरे संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन ज़रा सा हम समझ लें कि क्या माहौल होता रहा है। माहौल ये होता रहा है कि आप और ये सिर्फ यहीं पर नहीं हुआ, यानी उसके अंदर सरकारी जो डाटा है वो ये कहते हैं कि सिर्फ इतने लगभग 300 लोग मारे गए थे। राजधानी में 2733 मारे गए, जबकि ये कहा जाता है कि 3000 से ज़्यादा थी। और उसके बाद सारे देश के अंदर वो कहा जाता है कि 5-साढ़े 5 हज़ार मारे गए, लेकिन 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये सच है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन सब में जो मौतों की तादाद कितनी कम करके लिखते हैं। तो ये कुछ आने वाले सालों तक, एक तो यह है कि कांग्रेसी राज में कमीशन बैठते रहे, एक कमीशन के बाद दूसरा कमीशन, एक कमीशन के बाद दूसरा कमीशन। आज तक जहाँ तक मैंने गिनती की है 16 कमीशन बैठ चुके हैं। 16 कमीशन है ना, 16 कमीशन बैठ चुके हैं। और चलिए, कांग्रेसियों ने तो वो करना था, ये माना जाता है कांग्रेसियों ने ये करना था। और ये आरएसएस के जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो सारे चुनाव में 2014 में चुनाव में आने से पहले हमेशा हर चुनाव के अंदर वो इस सिखों के कारनेज पर, सिखों के कत्लेआम पर वो सवाल उठाते थे और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते थे। और उसके बाद ये फिर एक और कमीशन बना दे, सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी बना देता था। फिर उसके बाद एक वो एसआईटी सबमिट करते थे, दूसरी एसआईटी बन जाती थी कि उन्होंने जितना किया उसके बाद अब काम को आगे बढ़ा दो, लेकिन कोई काम आगे बढ़ता नहीं था। तो 41 साल के बाद और मेरे ये लगातार छापने के बाद, अभी भी मैंने रिलीज़ किया 2 तारीख को स्टोरी हिंदी अंग्रेज़ी में। तो वही क्या कहते हैं कि वो ढाक के 3 पात होता है ना, वही है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 दिन पहले जो ट्रिब्यून के अंदर एक हिंदू सीनियर जर्नलिस्ट ने जो लिखा है वो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। ट्रिब्यून चंडीगढ़ का, दर्ज किए गए 650 मामलों में से 362 में आरोप पत्र दाखिल किए गए, लेकिन केवल 39 में ही दोष सिद्धि हुई है। उसी में आपने कहा है कि इनके दोष सिद्ध हुए। सबूतों, गवाहों या पुलिस की इच्छा शक्ति के अभाव में लगभग 300 मामले खारिज हो गए। अब मुश्किल से 20 मामले ही बचे हैं जो दिल्ली की निचली अदालतों में या उच्च न्यायालय में अपील के लिए लंबित हैं। बाकी को व्यवस्था की खामोशी ने निगल लिया है। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद मैंने किया है। ये आंकड़े ऐसे लोकतंत्र की कहानी बयां करते हैं जो अपने मृतकों को भूल गया है। इस हफ्ते जब शहर इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद हुई हिंसा की बरसी मना रहा है, अदालतें अभी भी पीली पड़ती फाइलें और धुंधली होती यादों को खंगाल रही हैं। एक ऐसी न्याय प्रक्रिया जो समय से भी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। तो अभी 5-7 साल पहले तक तो ये था कि जब भी 84 का कत्लेआम की बरसी आती थी तो मोदी जी कहते थे इनको नौकरियां दी जाएंगी, इनको ये किया जाएगा, इनको ज़मीन दी जाएगी। अब वो भी नहीं होता है। कल परसों जो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर है उसने कहा है कि उनके परिवारों को नौकरियां दी जाएंगी, यानी 41 साल के बाद नौकरी देंगे जब वो नौकरी के काबिल ही नहीं होंगे। यानी वो जो कातिल जो लोग मरे, शहीद हुए, मैं उनको शहीद कहता हूँ, मैं उनको मौत नहीं कहता हूँ उसको, जो सिख शहीद हुए, तो उनको 41 साल के बाद उनके जो परिवारजन हैं उनको आप नौकरी देंगे। तो ये एक रूटीन बन गया है। जैसे हर साल हम बरसी पर किसी के फातिहा पढ़ते हैं या कोई सादर नमन कहते हैं, तो ये एक रूटीन बन गया है। अच्छा, अब ये ज़रा सा एक सवाल ये उठता है, ये जाहिर है कि कांग्रेस के गुंडे इसमें शामिल थे, कोई शुबा ही नहीं है।
ये इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बने इंदिरा गांधी की अपनी मौत की हत्या के बाद, उन्होंने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती ही है ना। तो ये उन्होंने कहा था। और मनोज मित्ता जो इंडियन एक्सप्रेस के बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थे, मतलब उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने तो किताब लिखी व्हेन अ ट्री शुक डेली दी 1984 कार्नेज एंड इट्स आफ्टरमाथ में साफ लिखा है कि भाजपा की बात कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने तो मान लीजिए वो करना ही था ना, है ना। आरएसएस, बीजेपी जो आरएसएस का संगठन है, उसने क्या किया जरा वो सुन लीजिए। मित्ता ने लिखा है, भाजपा की हुकूमत के बावजूद ऐसी कोई भी इच्छा शक्ति देखने को नहीं मिलती जिससे यह जाहिर हो कि जो कत्लेआम कांग्रेस के राज में हुआ था उसके जिम्मेदार लोगों की सजा दिलानी है। उनको कोई वो नहीं है। ऐसा लगता है मानो 1984 और 2002 गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम के आयोजकों के बीच एक मौन सहमति है। बाद में तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि जब भी 84 की बात उठाओ और मोदी से पूछो, आरएसएस बीजेपी से आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो कहते हैं अरे 2002 का गुजरात का बात उठाओ, बारे में कहो तो एकदम से कहेंगे 84 के बारे में आप क्या सोच रहे हो। और जो हम सोच रहे हैं वो आज हमको बताना चाहते हैं, और मैं बहुत सालों से बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया स्वतंत्र के लिए आप आए भाई। तो और आपने शुक्रिया अदा किया था कि मुझे मौका देते थे। असल में आप मुझे मौका दे रहे हैं, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह से आपने मेरी बात, जो पिछले तमाम चीज़ें जिस तरह से सारे देश में फैलाई हैं, इंडिया के बाहर उर्दू हिंदी जानने वालों के बीच में जो आप लेकर गए हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई। तो ये देखिए, कांग्रेसी इसके पीछे थे, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। उनकी क्षमता के बाहर था कि वो इतना बड़ा कत्लेआम करा दें, क्षमता के बाहर था। और मेरा एक स्टडी है हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, आरएसएस को लेके, कि जिसके अंदर भी, जिस कत्लेआम में भी लोगों को मारने के बाद जलाया जाता है, उसके तार कहीं हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये? इनकी सबसे प्रिय किताब है आनंद मठ। आनंद मठ उसको नेशनलिस्ट, सबसे बड़ा नेशनलिस्ट कहते हैं। और वंदे मातरम को तो अभी मोदी जी और शाह जी जो करेंगे, हम एक एपिसोड उस पर करेंगे भी, करेंगे ना भाई। जी। तो उसमें जो सीन है मुसलमानों की बस्तियों को जलाने के, उनकी दाढ़ियों को जलाने के, उनको ज़िंदा मारने के, उनसे ये कहो कि अल्लाह अकबर की जगह और खुदा और रसूल को गाली बककर हरी हरी बोलो, ये सीन जो हैं, मैं जानता हूँ ये खेल के तौर पर जो हिंदुत्ववादी जो शिविर होते हैं, प्रशिक्षण शिविर होते हैं, उसमें खेल के तौर पर किए जाते हैं। तो ये जलाना जो है ना, ये मतलब जिसको आपने सिख को मार दिया, उसको आपने कर दिया, लूट लिया, उसके बाद फिर आप उसको जला रहे हैं। आपने चाकू मार दिया, ये आपने देखा, आपने बाबरी मस्जिद गिरने के फौरन बाद देखा, उसके बाद आपने देखा गुजरात के अंदर 2002 के अंदर, ये आपने कंधमाल में देखा सन 2006-2007 में जो ईसाइयों के साथ किया गया। यानी ये जलाकर मारना जो है, ये एक खास ट्रेडमार्क है।